Today we will discuss some important compounds of sodium. तो जो सबसे पहला important compound है सोडियम का, जिसके बारे में आपने सुना होगा ऑलरेडी, that is सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं जी? सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा. क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा. क्या फॉर्मूला होता है इसका जी? इसका फॉर्मूला होता है हाँ Na2CO3 और इसमें 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं. ठीक है जी, दिस इज वॉशिंग सोडा. अब हम इसकी सबसे पहले देखेंगे प्रेपरेशन. हम इसको कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो अगर इसकी प्रेपरेशन की बात करता हूं तो कौन सी प्रोसेस से ये बनता है? सॉल्वे प्रोसेस से. इस प्रोसेस से बनाते हैं हम इसको सॉल्वे प्रोसेस. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसमें से कौन सा मेथड यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे सॉल्वे प्रोसेस. अब सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं. देखो जरा ध्यान से, अमोनिया लिया, अमोनिया का रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ. ठीक है जी, जब अमोनिया का रिएक्शन CO2 और वाटर के साथ करवाया तो क्या बन गया? तो बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट. क्या बन गया जी? अमोनियम बाइकार्बोनेट. फिर ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, इसका रिएक्शन मैंने ब्राइन के साथ किया. व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन किसको बोलते हैं? NaCl के एक्वा सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं. नमक के एक्वा सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो मेरे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, इसका रिएक्शन मैंने NaCl के साथ करवाया, ब्राइन के साथ करवाया. ठीक है, तो हुआ क्या कि ये अमोनियम बाइकार्बोनेट किस में चेंज होगा? देखो NH4 पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज होता है. तो NH4 ने Na को क्या कर दिया? यहां से रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl. बनेगा कि नहीं? बन जाएगा जी. दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट. अब सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने किसमें चेंज करना है? सोडियम कार्बोनेट में, जिसको मैं वॉशिंग सोडा बोलता हूं. तो देखो रिएक्शन कैसे होगा जी. ये जो मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना, इसके मैंने क्या किया? 2 मॉलिक्यूल लिए, उनको किया मैंने हीट. जब मैं 2 मॉलिक्यूल को हीट करूंगा तो होगा क्या यहां से? अगर मैं आपको इस तरीके से इसको बताऊं, देखो NaHCO3, यहां पर भी 2 बार लिया है ये NaHCO3. ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो पहले ये बन जाएगा Na2CO3. ठीक है जी. अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्या बचता है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचते हैं, है ना? 2 हाइड्रोजन बचते हैं और एक CO3 बचता है. तो एक मतलब वाटर बाहर हो गया और एक CO2. समझ गए बात को? ये क्या बन गया आपके पास? दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट. क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर. सबको क्लियर है ये बात? इस प्रोसेस से ये बनता है यस. सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा. कोई डाउट किसी स्टेप में? सर एक बार रिवाइज कर दोगे सर इसको? ओके जी. देखो सोडियम कार्बोनेट को मैं वॉशिंग सोडा बोलता हूं, उसको बनाने का जो मेथड है दैट इज सॉल्वे प्रोसेस. अब सॉल्वे प्रोसेस में मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि अमोनिया का रिएक्शन जो है CO2 और वाटर के साथ करवाया. ठीक है, तो जब मैंने अमोनिया का रिएक्शन CO2 और वाटर के साथ करवाया तो अमोनियम क्या बन गया? बाइकार्बोनेट बन गया. ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट. अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव को बोलते हैं और बाइकार्बोनेट HCO3 1 नेगेटिव को बोलते हैं, है ना? तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया. फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट जो बना, उसका रिएक्शन मैंने ब्राइन के साथ किया. ब्राइन किसको बोलते हैं? NaCl के एक्वा सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं.
तो जब मैंने अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन ब्राइन के सॉल्यूशन के साथ किया, नमक के सॉल्यूशन के साथ किया, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। और एट लास्ट स्टेप मैंने क्या किया कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना उसको हीट किया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट विल चेंज इनटू सोडियम कार्बोनेट विच इज नोन एज वॉशिंग सोडा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? क्लियर है। ओके। अब मैं आपसे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता हूं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो जो सोडियम कार्बोनेट ये बना मेरे पास, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना? इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है सोडियम कार्बोनेट। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? विच एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट, विच एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितने आएंगे? डेका का मतलब होता है 10, 10। है ना? तो डेकाहाइड्रेट का मतलब हुआ इट कंटेन्स 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जैसा मैंने आपको ये बताया यहां पर। यहां पर देखो, दिख गए 10 वाटर, तो इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। डेकाहाइड्रेट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सोल्यूबल होता है। अगर मैं इसको हीट करता हूं, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो जो डेकाहाइड्रेट होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन को लूज कर देता है और क्या बना देता है? मोनोहाइड्रेट बना देता है। ठीक है जी। मैं आपको ये बात बताता हूं करके। जैसे मान लिया कि ये मेरे पास इस फॉर्म में है Na2CO3.10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं किस टेम्परेचर पे? 375 केल्विन के आसपास इसको अगर मैं हीट कर रहा हूं, तो होगा क्या? यहां से 9 वाटर ऑफ हाइड्रेशन बाहर हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na2CO3.H2O प्लस 9H2O बन जाएगा जी। 10 में से एक यहीं पे बचा और 9 बाहर हो, है ना? तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड। है ना? मोनोहाइड्रेट का मतलब कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लगा है। तो ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। ठीक है। अब मान लिया कि मैं इससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे इसको अगर हीट करता हूं, 375 से अबव अगर टेम्परेचर है, तो होगा क्या? जैसे मान लिया अगेन मैंने ये वॉशिंग सोडा लिया और इसको मैंने हीट किया ग्रेटर देन 375 केल्विन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अब सारे के सारे वाटर यहां से बाहर हो जाएंगे, है ना? तो ये बन जाएगा आपके पास Na2CO3। ठीक है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब देखो, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना आप कि यहां पर ये जो बना ना सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट Na2CO3 डॉट वाटर, अगर मैं इसको भी 373 केल्विन के अबव हीट करता हूं तो ये भी क्या कर देता है? अपना वाटर एक मॉलिक्यूल लूज कर देता है। तो मतलब ये भी किसमें चेंज हो जाता है? Na2CO3, और वाटर इससे भी अलग हो जाता है, जो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके पास बचा है ना? तो यू कैन से दैट अबव 373 केल्विन द मोनोहाइड्रेट बिकम्स कंप्लीटली एनहाइड्रस। कंप्लीटली एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, एंड चेंजेस टू व्हाइट पाउडर कॉल्ड सोडा ऐश। ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसको सोडा ऐश बोलते हैं, व्हाइट पाउडर।
तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसके यूज आपसे शेयर करता हूं। इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्री में इसका यूज होता है, क्लीनिंग में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सोडियम कार्बोनेट के कुछ यूजेस मैंने आपको बताए। क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? यस सर। तो ये है फर्स्ट कंपाउंड सोडियम का, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। इसके बारे में मैंने आपको जो भी बताया वो पता होना चाहिए आपको, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इसको किस प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर मैं इसको 375 केल्विन पे हीट करता हूं तो क्या बनता है, या अगर ग्रेटर देन 375 करता हूं तो क्या बनता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में, है ना। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम का, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को आप क्या बोलते हो? कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अब देखो, जो सी वाटर होता है, सी वाटर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 3% NaCl, ठीक है। और वो कैसे ऑब्टेन्ड होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। जो समंदर का पानी होता है उसमें 3% तक जो है वो NaCl देखने को मिलता है। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको उसका सोर्स बता दिया। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लेता हूं आपसे। सोडियम क्लोराइड जो है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने देखा है। इट इज रेडिली डिसॉल्व इन वाटर, ये भी आपने देखा है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हम जब नमक को पानी में घोलते हैं तो ये पानी में क्यों घुलता है? हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये वाटर में घुल जाता है। ये अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। व्हाट डू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक? absorbs moisture. हाँ, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। आपने देखा होगा कि अगर बरसात के मौसम में हम नमक को ओपन रखें तो वो बिल्कुल जैसे वाटर होता है उस तरीके से वो बन जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत इजीली, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं है, तो इसके बारे में जो था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कंपाउंड की मैं बात करता हूं, दैट इज कॉस्टिक सोडा। किसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा? Sodium bicarbonate. NaOH को बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो इसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का मतलब क्या है कि मैंने नमक का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसकी करवाई मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किस पे चेंज हो जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब एनोड देखो, ये सेल रिएक्शन है तो एनोड पे भी रिएक्शन होगा, कैथोड पे भी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा? एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ओवर अटेम्प्ट से याद रखना, ऑक्सीडेशन विल अकर एट एनोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा कि दो Cl नेगेटिव आयन जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे इनको वाटर अपने साथ एक्वायर कर लेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा? H2 प्लस 2OH नेगेटिव। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से कि ये जो दो OH नेगेटिव हैं इसमें से Na पॉजिटिव के साथ जब ये OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? NaOH में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मेथड है बनाने का, समझ गए जी। पहले मैंने क्या किया
NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की, उसको तोड़ा, फिर एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना वो देखा। ठीक है, जो कैथोड पे OH नेगेटिव बनेगा वो Na पॉजिटिव के साथ कलेक्टिवली जुड़ के क्या बना देगा, NaOH बना देगा, और Cl2 गैस जो होगी वो इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। अगर प्रॉपर्टीज की आपसे बात करता हूं तो जो NaOH है वो भी क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर। तो होता क्या है कि जैसे मान लिया कि ये मेरे पास NaOH मैंने ओपनली रखा है, तो ये क्या करेगा, एटमोस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Na2CO3 और वाटर में। ठीक है, तो होता क्या है कि ये मॉइस्चर और CO2 को एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है जी, अब इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, कॉटन फैब्रिक्स में। तो ये इसके आप कुछ यूजेस याद रखना, साबुन बनाने में पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट कंपाउंड। उसके बाद हम अगले कंपाउंड की बात करते हैं। देखो उसमें बहुत सारे कंपाउंड है ना, तो हमें थोड़ा क्विक करना पड़ेगा, अदरवाइज एक चैप्टर को खत्म करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट। आज इसका फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO। ठीक है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन सॉल्वे प्रोसेस। देखा ना हमने सॉल्वे प्रोसेस में, आज ही सॉल्वे प्रोसेस में ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, जरा ध्यान से देखो यहां पर, इट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन सॉल्वे प्रोसेस। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब जो प्रोसेस के दौरान बन रहा है, बीच में। ठीक है, ओके, तो अब हम इसकी कुछ बात कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो देखो एक बात तो मैंने आपको बता दी कि इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, और इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है कि मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3। ठीक है जी, उसका रिएक्शन मैंने CO2 वाटर के साथ कर दिया। जब मैं सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन CO2 वाटर के साथ करता हूं तो वो किसमें चेंज हो जाता है, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे आज बताई है। इस रिएक्शन का उल्टा किया मैंने। ये देखो, अगर आप ध्यान से क्लास में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो आज ही बताया है ना, ये देखो क्लियर हुआ ये। तो किया क्या मैंने, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन CO2 और वाटर के साथ करवाया, तो वो किसमें चेंज हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है जी, ओके। अब पहला क्वेश्चन तो यहां से ये आता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन दिस। तो उसका आंसर देखो, एक ही रिएक्शन 3 बार आ रहा है, बट आपको समझना पड़ेगा। अब मान लिया कि कल को पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या एक्शन ऑफ हीट होगा इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू सोडियम कार्बोनेट सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जी। तो आपको ना ये सारी चीजें देखो अब कोरिलेट खुद करनी पड़ेगी कि एक रिएक्शन कहां कहां कितनी बार आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको अच्छे से मेंशन करके लिख लेना, जो ये वाला पॉइंट अब बता रहा हूं, जो
सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इट इज एम्फीप्रोटिक, इट इज एम्फीप्रोटिक. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीप्रोटिक? Sir, it acts as both positive and negative. Amphi means two. अब देखो एम्फीप्रोटिक का मतलब ये हुआ इट कैन एक्ट एज H पॉजिटिव डोनर एज वेल एज H पॉजिटिव एक्सेप्टर. कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है और H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है, ऐसे कंपाउंड को या ऐसी स्पीशीज को मैं एम्फीप्रोटिक बोलता हूं, which can donate और accept H पॉजिटिव आयन. अब आप बोलोगे कि जी ऐसा करके दिखाओ, ऐसा कहां हो रहा है? ठीक है, तो देखो मान लिया कि मेरे पास ये आयन है, ये कौन सा आयन है आज ही बताया आपको, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन. बाइकार्बोनेट. अब बाइकार्बोनेट आयन को जब H पॉजिटिव दिया तो वो किस में चेंज होगा जी? वो चेंज हो जाएगा H2CO3 में, कार्बोनिक एसिड जिसको आप बोलते हो. ठीक है, तो यहां इसको मैं H पॉजिटिव दे भी सकता हूं बाइकार्बोनेट आयन को और इससे H पॉजिटिव बाहर निकाल भी सकता हूं. देखो जरा किस तरीके से, मान लिया ये मैंने आयन लिया और जब मैंने इसे H पॉजिटिव बाहर कर दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन. तो क्या आपको ये बात समझ आई? यहां पर मैंने इसको H पॉजिटिव दिया और यहां पर मैंने इससे H पॉजिटिव लिया, है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो ये H पॉजिटिव में इसको डोनेट कर रहा हूं, यहां पर H पॉजिटिव में से निकाल रहा हूं. क्लियर हुई ये बात आपको? तो ध्यान रखना, इट इज बिहेव एज एम्फीप्रोटिक. ठीक है, अब इसके यूजेस, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है. ठीक है, और नेक्स्ट यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड एज एंटा एसिड, माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी ये यूज किया जाता है. तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ये आप लिख लेना. ठीक है जी, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं एक बार. इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, it is used as antacid, it is used as mild antiseptic. यहां तक क्लियर है जी सबको? Yes, sir. ओके, तो अगर यहां तक क्लियर है तो जो हमारे पास ग्रुप 1 है उसका सारा जो जिसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं वो हमारा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है. मैं आपको दूसरा पार्ट इसमें थोड़ा सा बताता हूँ. बेसिक मैंने उसमें बता दिया है. ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड ग्रुप 2 को, ग्रुप 2 इज नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल, है ना? एल्केलाइन अर्थ मेटल. तो ग्रुप 2 की फिजिकल प्रॉपर्टी की सबसे पहले बात करता हूं. अब जैसे आपने ये देखा था कि ग्रुप 1 में जो भी मेटल्स थी वो फ्लेम को करेक्टरिस्टिक कलर देती थी, तो यहां पर भी आपको वैसा देखने को मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी आपके पास अल्केलाइन अर्थ मेटल है वो सिल्वरी व्हाइट है, लस्टरस है, सॉफ्ट हैं बट रिलेटिवली हार्ड हैं. किसके कंपैरिजन में? एल्केली मेटल के कंपैरिजन. कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई एल्केलाइन अर्थ मेटल इज लिटिल बिट हार्ड देन एल्केली मेटल? जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है वो हार्ड क्यों होती है एल्केली मेटल के कंपैरिजन में? सर, क्योंकि आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाँ जी.
हाँ, क्योंकि देखो एल्केलाइन अर्थ मेटल के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका मतलब क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन वाले मेटालिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है उतनी ही क्या होती है, हार्डनेस होती है। ठीक है जी बात। ओके, अब देखो अगर कलर की बात करता हूं तो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं उनका कलर जो होता है वो ग्रेश ग्रेश कलर के होते हैं। क्या बोल रहा हूं जी आपके पास, जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रेश कलर के होते हैं। ठीक है, अब इन 2 एलिमेंट्स को छोड़ के, इन 2 मेटल्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स बची ग्रुप 2 की, कौन कौन बची इनको छोड़ के बताओ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, strontium, cesium, बेरियम, barium, रेडियम। ठीक है, radium. except beryllium and magnesium, all other alkaline earth metal impart characteristic color to the flame। ठीक है, ये मैंने आपको फ्लेम का कलर नहीं बताया, ये मैंने इनकी अपीयरेंस बताई कि बेरिलियम और मैग्नीशियम देखने में ग्रेइश अपीयरेंस के होते हैं, बट बेरिलियम मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम में कोई कलर नहीं देते हैं। प्लीज ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का कलर जो आता है फ्लेम में वो आता है ब्रिक रेड, जैसे ईंट का कलर होता है वैसा। स्ट्रोंशियम का आता है क्रिम्सन, बेरिलियम का आता है एप्पल ग्रीन, रेडियम का आता है क्रिम्सन टाइप में ही। ठीक है, अब देखो अगर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो वो लो होते हैं, बट दे आर हायर देन एल्कली मेटल। ठीक है, अब अगर आपसे इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करता हूं तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो अगर Increase. आपसे पूछूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना, रेडियम तो चलो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, तो बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाने पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों क्यों करता है, Size increase होता है. साइज भी होता है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है। Increase. लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो क्या चीज इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं। देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब बेरिलियम से बेरियम की तरफ, जैसे मैंने एरो लगाया है, इस तरफ को जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो क्या चीज इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो मतलब बेरिलियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम होगा और बेरियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात। Yes, sir. सबको इतनी बात क्लियर है जी। Yes, sir. अब देखो ये चैप्टर ऐसे हैं, इन चैप्टर्स में आपको ना बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारी। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से आते हैं तो पहले अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप आंसर कर पाओगे, वो देखने में क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, है ना।
आप एक चीज का ध्यान रखना कि जितना पेपर इजी होता है ना, उसमें गलती होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर आपसे बात करता हूं, तो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं जी? वो ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई भी एल्केलाइन अर्थ मेटल है, इसका रिएक्शन जब मैंने O2 के साथ करवाया तो क्या बन जाएगा? मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। जैसे बेरिलियम लोगे तो बेरिलियम के केस में BeO बन जाएगा, मैग्नीशियम के केस में MgO बनेगा। ठीक है। कैल्शियम के केस में CaO बनेगा, स्ट्रोंशियम के केस में SRO, और बेरियम के केस में BaO बन जाएगा। ठीक है जी बात। क्या आपको ये बात समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं सर, ये बोला हाँ, आपने। मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब जो ऑक्साइड होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी 100 बार बोल दी है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब कि अगर मैं डाउन द ग्रुप ही हुआ ना, ये अब लिखने का तरीका मैंने बदल दिया है, तो मतलब अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड की तरफ जा रहा हूं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। अगर आपको थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी दूं तो जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक होता है हल्का। ठीक है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है जी। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इट इज वीकली बेसिक, इट इज वीकली बेसिक। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इट इज बेसिक इन नेचर। जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होता है स्ट्रॉन्गली बेसिक। और बेरियम ऑक्साइड भी स्ट्रॉन्गली बेसिक। समझ गए ये बात? एम्फोटेरिक। तो ये तो हो गया रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, है ना। एयर से ऑक्सीजन मिली, तो जब मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन एयर से कराया तब उन्होंने क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड बना दिया। और जो मेटल ऑक्साइड होता है जनरली वो बेसिक नेचर का होता है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो टॉप टू बॉटम क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। यहां तक आपको क्लियर हो गया जी सबको? यस सर। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर। तो जब मैं एल्केलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा, बता सकते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। हाँ, ठीक है। तो देखो जब मैं इनका रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा इस तरीके से। ठीक है। तो अगर हाइड्रोक्साइड बनेगा तो देखो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड इस तरीके से हो जाएगा BeOH ट्वाइस। मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का। अब यहां पर भी बेसिक स्ट्रेंथ की बातें जो पहले बोली वही सेम रहने वाली हैं।
मतलब जो बेरियम का हाइड्रोक्साइड होगा या ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा, मैग्नीशियम का जो आपका हाइड्रोक्साइड होगा इट इज वीकली बेसिक, कैल्शियम का बेसिक, स्ट्रोंशियम का स्ट्रांगली बेसिक, और बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो भी स्ट्रांगली बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब देखो जो अगर आपको क्वेश्चन आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ एल्केलाइन अर्थ मेटल का विद वाटर, तो कौन सबसे इजीली रिएक्ट करेगा? आंसर इज बेरियम, फिर Barium. स्ट्रोंशियम, Barium, sodium, calcium, magnesium, then बेरियम। अब देखो जो बेरिलियम होती है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, बहुत हार्ड कंडीशन में रिएक्ट करती है, तो उसको मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, रिएक्ट कर जाती है बट बहुत हार्ड कंडीशन में। वैसे आप ये मान के चलो कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, और जो मैग्नीशियम होती है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बाकी जो अदर मेटल बची जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। समझ के बात को? मैग्नीशियम केवल और केवल वाटर से तो रिएक्ट करती है, बट वाटर भी वो हॉट वाटर होना चाहिए, है ना। तो आज मैं इतना करा रहा हूं जी आपको, कल मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूंगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। So that's all for today जी। अभी थोड़ी देर में आपको बायो की क्लास का लिंक मिल जाएगा, बाकी हम इसमें कल कंटिन्यू करते हैं। Thank you, sir.